गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर ने बता दिया मेरा परिचय। मैं अभी अकाउंट सर्विस में हूँ, लास्ट बैच में। और आरएस में मेरा ये 24 वाला चौथा अटेम्प्ट था। और यूपीएससी में मैं 5 नंबर से मेरिट आउट हूँ इन 2028। तो अभी मैंने तो बस ये लास्ट मेंस देके नाउ आई हैव पुट क्लोज माय बुक्स। ठीक है। तो सर ने कल बोला कि थोड़ा मेंस के बारे में, जैसे मेरा यूपीएससी में 5 मेंस देने का एक्सपीरियंस है। आई मीन जनरल कैटेगरी ओनली। तो वहां से, और जो जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट 2018 का दिया, इट वाज विद यूपीएससी ओनली। उस टाइम का जो पैटर्न था आरएस का, वो डिफरेंट था। ठीक है, 21 में भी वैसा ही था बाई एंड लार्ज, लेकिन 23 और 24 में बहुत चेंज हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो मेरी जैसे शिकायत रहती थी कि भाई पहले क्या हो रहा था अपने, कि भाई 10 मार्कर क्वेश्चन है, क्या मिलता था आपको, 10-12 लाइनें मिलती है। तो आपके पास वहां इतना स्कोप नहीं था कि भाई अपने आप को और एक्सपेंड, जैसे एक रहता है ना 10 मार्कर क्वेश्चन, हम क्या सोचते हैं कि यार 3-4 लाइनें तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में चली जाएगी, 2-3 लाइनें आपको कंक्लूजन लिखने में चली जाएगी, तो फिर बॉडी के लिए बचा कितना, 6 लाइन। तो वो चीज थी। तो वो आजकल आप खुद देख रहे हो कि ये पहले जो अपना 18 या 21 तक का जो एग्जाम था ना, उसमें 10 मार्कर क्वेश्चन में इट यूज टू ओनली 12 लाइन्स, 10 to 12 लाइन्स। तो आपके पास फिक्स था कि भाई मेरे पास इतना ही टाइम है, और उसमें आपको ये कंक्लूजन इंट्रोडक्शन ये लिखने का था नहीं। दूसरा, उससे आपको एक फायदा, मतलब क्या हो रहा था कि अब क्या, जैसे आपको 25 लाइनें मिलती है सपोज, या 20 ऑड लाइन्स मिल रही है, तो आपको लिखने के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है ना कि भाई बड़ा क्वेश्चन है तो मैं सारी लाइनें भरूं, तो वो एक चैलेंज है। लेकिन उसको अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखोगे, आपको फायदा भी बहुत है। फायदा क्या है कि आप भाई आप तो पढ़ के आए हो ना, तो आपको अपना नॉलेज या इंटेलिजेंस एक्सप्रेस करने के लिए आपको इतना स्पेस मिल रहा है, तो वो इसका बेनिफिट है। तो ये तो आप जो काफी टाइम से या पीयूआईक्यूज देखते होंगे, तो आपको ये तो पता चल गया है कि देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन मेंस फ्रॉम। आप प्रीलिम्स में भी देख लो, इस बार प्रीलिम्स का जो पेपर था वो टफ था, सब लोगों ने इस चीज को फेस किया होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका जो याद करने के बेस पे जो पढ़ाई थी ना, कि मैं रट के कम कम की सारी चीजें याद करके और उसको जो भी आपके आंसर शीट पे लिख के आ जाऊंगा, वो आइडिया अभी खत्म हो गया है। अभी आपसे एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, आपसे एग्जाम डिमांड कर रहा है कि यार आपके पास, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक तो आप जो रॉ नॉलेज पढ़ रहे हो, तो उसको आप मतलब वो नॉलेज ले रहे हो। अब पहले क्या था कि उस नॉलेज के बेसिस पे भी आप अपना एग्जाम पास कर सकते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2021 में या 2021 में आई थिंक क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल पॉलिटी नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से। वो आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस लिखो। क्या इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री में? नहीं हो सकता। लेकिन आजकल वैसे क्वेश्चन आ नहीं रहे। तो वो था कि मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब मैंने जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जितने मेरे को याद थे, बाई एंड लार्ज याद तो सब करके जाते ही है, वो लिख के आ जाते थे, और अपना एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते थे, 7-8 नंबर आ जाते थे। वो चीजें अब नहीं है। अब आपको क्या करना है कि नॉलेज लेना है, वो तो हम कर ही रहे थे। अब आपको उसको लेके जाना है एप्लीकेशन पार्ट पे। आपने बहुत जगह से किताबें पढ़ी, बहुत सारे नोट्स पढ़े, ठीक है, उसको समझा, अब उसको अप्लाई करना आना है। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस, अभी का जो मेंस का एग्जाम या चाहे प्रीलिम्स का ही एग्जाम है। तो उसके लिए सिर्फ वो नोट्स रटने वाली माइंडसेट से हटना है, तो चीजें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है तो फिर आपको थोड़ी बहुत किताबें भी पढ़नी है। नोट्स तो चलो एक अलग है, ये नोट्स तो पढ़ना ही है। नोट्स पढ़ो आप अच्छे से, खुद के चाहो तो मेंस के कुछ नोट्स बना भी सकते हो, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझोगे तभी आपको कोई भी, जैसे मैं एक मतलब एक मेरा रटा रटाया क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ लिया, क्या महात्मा गांधी के बारे में 1000 तरीके से क्वेश्चन आए, क्या महात्मा गांधी की कोर फिलोसॉफी चेंज होगी क्या? वही होगी। महात्मा गांधी जी ने जो आइडियाज दिए थे, सर्वोदय या जो भी ट्रस्टीशिप, उसकी भी जो भी, वो क्लास कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें वही रहेगी। लेकिन क्वेश्चन कैसे भी आए, आप अगर उन आपने वो महात्मा गांधी जी की जो आइडियाज है, आइडियोलॉजी या फिलोसॉफी पढ़ रखी है, चाहे उसको एथिक्स में यूज करो, चाहे हिस्ट्री में यूज करो, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पढ़ा है आपने, उसको यूज करना आना चाहिए। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है ना? कैसा ही क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। जैसे इस बार एक वो क्वेश्चन आया था अपना, जैसे एक पुराना क्वेश्चन लेते हैं 2018 का, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्कल्पचर पे क्वेश्चन आया था, मूर्ति कला पे, है ना? अब किसी ने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आप
अंदाजा लगा सकते हो कि आप आपको मूर्तियां बनानी है, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मूर्तियां मिली है, स्कल्पचर जो मिला, उसके टाइप्स क्या रहे होंगे, कि ऑन बेस रॉ रॉ मटेरियल टेराकोटा की रही होगी, ठीक है, या फिर मेटल की रही होगी। मेटल में किसकी रही होगी, सब मेटल में हमें जो ज्यादा विजिबल दिखती है वो ब्रॉन्ज की है, ठीक है। ब्रॉन्ज में फिर वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डांसिंग वुमेन का, ठीक है। मेटल में और कौन सा मेटल, टीन की भी रही होगी मूर्तियां, चलो नहीं मिली है या हमें अच्छे से पता नहीं, वो एक लिख सकते हो। या फिर आपका टीन के साथ किसको मिक्स करते, कॉपर की, उसकी मूर्तियां रही होगी। फिर पत्थर की मूर्तियां रही होगी। जैसे ये सब चीजें आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आप ऐसे एक्सपेंड तो कर सकते हो ना, कि पत्थर की मूर्तियां रही होगी, या फिर टेराकोटा मैंने बता ही दिया, मिट्टी की मूर्तियां रही होगी। आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो कि यार देर दे माइट हैव यूज्ड वुड एज ए रॉ मटेरियल फॉर स्कल्पचर, रही होगी। अब चलो हमें मिली नहीं, क्योंकि वो तो पेरिसेबल गुड है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये चीजें कर सकते हो आप, कि आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये डायमेंशनल क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। नहीं तो अगर आप सिर्फ, मैंने डांसिंग वुमेन की वो फोटो देख रखी है तो फिर मैं सिर्फ वही लिख के आ जाऊंगा, तो वो आपका एक एस्पेक्ट हुआ, सारे एस्पेक्ट नहीं हुए। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीजों को थोड़ा सोचना शुरू करने की जरूरत है। आप ज्यादा सोचोगे, मल्टी डायमेंशनली चीजें निकाल के लाओगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे पहले क्या हो रहा था कि हम आरएस में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, जो आरएस की तरफ शिफ्ट, जैसे मैं यूपीएससी से आरएस की तरफ आया हूँ, ठीक है, मेरा प्लान भी था, तो मेरे लिए इधर आरएस में सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आज के जो बंदे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आसान है अभी, है ना। क्योंकि वो थोड़ी चीजें, क्योंकि वहां आपने सुना होगा कि वहां 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो अपने छोटे क्वेश्चन आते नहीं है, तो उनके लिए वो एज है। तो वो सारी चीजें कब होगी, जब आप जैसे बेसिक सी चीजें यार एनसीईआरटी वगैरह ढंग से पढ़नी चाहिए। पहले जब प्रिपरेशन शुरू करी, मैं तो बहुत हैफाजत तरीके से पढ़ाई करी। मुझे खुद को लगता है कि मेरे फेलियर का बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने ढंग से चीजें पढ़ी नहीं। पहले मतलब आई यूज टू थिंक कि यार अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मेरे को एनसीईआरटी शुरू में जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी 2012 में, 12-13 महीने पढ़ाई शुरू करी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं एनसीईआरटी देखता हूँ, मेरे को एनसीईआरटी में पता चलता है कि फैक्ट ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार एनसीईआरटी कोई काम की चीज नहीं है, बिकॉज हमारा जो ऑब्सेशन है ना वो फैक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि नॉलेज मतलब फैक्ट्स, तो फैक्ट्स इज नॉट नॉलेज है, नॉलेज मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। हिस्ट्री हो, लोग हमें शुरू से ये सिखाया गया कि हिस्ट्री मतलब सिर्फ रटने का सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट समझने का सब्जेक्ट है, आपको जितना समझ के करोगे उतना ही। जैसे अभी एक लास्ट ईयर जो अपना 2024 में जो क्वेश्चन आया, ये वाला अपना मिडाइवल राजस्थान हिस्ट्री पे, रेवेन्यू सोर्सेज पे आया, रेवेन्यू सिस्टम पे आया, राजस्व व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू सिस्टम पे आया तो हर मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, अपने क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, तो हम लैंड रेवेन्यू के बारे में खूब सारा लिख के आ जाएंगे। क्या आपको लगता है ये आंसर पूरा है? रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आने चाहिए। तो आप वहां पे सोच, आपने नहीं भी पढ़ा है लेकिन आप थोड़े डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि यार मेजर चंक वाज लैंड रेवेन्यू ओनली, कि लैंड रेवेन्यू मेजर चंक था। लैंड रेवेन्यू के बारे में आप सारी चीजें लिख सकते हो, लैंड रेवेन्यू कैसे डिसाइड होता था, कौन कौन उसमें तरीके होते थे, वो सारी चीजें तो लिखनी है। किस तरह के टेनेंट्स होते थे, टेनेंसी कैसी होती थी, वो सब चीजें लिखनी है। इसके बाद में क्या लिखना है कि और क्या रेवेन्यू का सोर्स होता है। आज के टाइम में सोचो हमारे सरकार के पास रेवेन्यू का सोर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पे रखता है। उस टाइम ऐसे कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, लेकिन हैंडीक्राफ्ट तो बनता था, तो स्टेट यूज टू टैक्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो उससे भी उनको थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलता था। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था तो उस पर भी टैक्स लगता था। मतलब ऐसे चीजें आप एक्सपेंड करोगे वो। फिर अगर आपने एक पढ़ा होगा सिंगोटी टैक्स करके होता था, मतलब वो एनिमल्स पे भी लगता था, तो वो एक टैक्स आप लिख सकते हो। फिर आप और क्या लिख सकते हो, और हमने जैसे वो किसान आंदोलन में हमने पढ़ा कि चौरी कर लगता था, ठीक है, और तलवार बंदाई लगता था। तो ये आप सारे रेवेन्यू के, तो मतलब वो टाइप जो आपके रेवेन्यू के सोर्सेज है वो लिखने हैं। फिर आप उसमें और क्या लिख सकते हो, उसमें और लिख सकते हो कि रेवेन्यू से रिलेटेड लोग, मतलब ऑफिसर्स कौन होते थे। जैसे हमने दीवान का नाम सुना है, दीवान होता था आपके स्टेट के लेवल पे। फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आओगे और नीचे के लेवल पे तो आमिल होता था, ठीक है, या और नीचे आओगे तो चौधरी या ये सब होते थे। तो ये सारी चीजें लिखेंगे तब हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो आपका माइंडसेट ऐसे एक्सपेंड करने की जरूरत है। आपको सिर्फ वो नहीं लिखना कि मैंने इस टॉपिक से ये पढ़ा तो मैं यही लिख के काम चल जाएगा, नहीं। मतलब जैसे मैंने अभी ये जो एग्जांपल बताया लैंड रेवेन्यू वाला, तो आप सिर्फ
रेवेन्यू सिस्टम पूछा और आपने लैंड रेवेन्यू पे सारा कुछ लिख के आ गई, तो आपको खुद को लगना चाहिए कि यार ये तो आंसर कंप्लीट नहीं है। अब हमें लगता है कि यार हमने बहुत अच्छा आंसर लिख के आया, नंबर मिले आपको 4, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख के आया, आरपीसी वालों ने मेरे को नंबर दे दिए, लेकिन यार हमने ना आंसर पूरा लिखा ही नहीं, तो आंसर भी तो आधे ही मिलेंगे। तो वो चीजें सोचने की जरूरत है। ठीक है, जैसे अभी वो क्वेश्चन आया इंडिजिनियस, जो मुगल आर्किटेक्चर थी वो इंडिजिनस इम्पैक्ट के लेके, तो अब ये क्वेश्चन है, तो अब आप इसमें सोच सकते हो, जैसे आपको कुछ भी लिखने को नहीं है आपके पास, तब भी आप क्या सोच सकते हो, कम से कम आप ये तो लिख सकते हो कि इंडिजिनस, आप कुछ, जैसे आप ऐसे एक एग्जांपल रैंडमली दे दो कि साहब फतेहपुर सीकरी में जो बहुत सारा आर्किटेक्चरल है उसमें इंडिजिनस इम्पैक्ट था, फिर आप उसमें ये लिखने की कोशिश कर सकते हो कि इंडिजिनस इम्पैक्ट में हमारे राजस्थान का जो कल्चर था उसका इम्पैक्ट रहा, फिर हमारे गुजरात का जो कल्चर था उसका इम्पैक्ट रहा, मालवा का जो कल्चर था उस आर्किटेक्चरल कल्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल थी उसका इम्पैक्ट रहा, या फिर आपका वेस्ट बंगाल में रहा उसका इम्पैक्ट, कम से कम आप फैक्ट तो डाल रहे हो ना। तो इससे फिर और क्या हो सकता है, जैसे अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो पंचमहल हो गया, तो पंचमहल में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट था, तो आपने ये एक फैक्ट डाल दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ जोधाबाई का जो महल था उसमें अपने राजस्थान का आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट था, उसका प्रभाव है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर जैसे अपने वो जब आपने जब भी वो पढ़ा तो उसमें को पढ़ा होगा ना कि जैसे जो मुगल आर्किटेक्चर था उसका मेन बेसिस था वो आर्क वाला, दरवाजे वगैरह आर्क से बनते थे, है ना, ये ऐसे ऐसे, और हमारे यहाँ पे कैसे था, ये पिलर और ये ऊपर लिंटेल वाला, तो इसको ट्रेबिएट और आर्कवेट, ये शायद आई थिंक ट्रेबुएट वाला है, ट्रेबिएट है और ये आर्कवेट है, तो आपने ये एक फैक्ट डाल दिया। फिर आप लोग सकते हैं ये ऐसा आया क्यों, अब आपके पास और स्पेस बचा है लिखने के लिए नहीं है, क्यों आया होगा कि साहब मतलब जो हमारे यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर हुआ है वो एक सिंथेसिस था बाहर का और हमारे यहाँ का लोकल का, क्यों हुआ उसका रीजन बता सकते हो कि जो मटेरियल थे, भाई आपको पत्थर चाहिए वो सब तो हमारे लोकल्स थे, फिर हमारे कारीगर यहाँ के लोकल्स थे जिन्होंने मुगल आर्किटेक्चर को बनाया है, तो इसकी वजह से वो रीजन आ गया। फिर मुगल्स का पूरे भारत पे था और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारे इधर उधर के सारे जगह के राजा महाराजा वो भी थे, तो उनका इम्पैक्ट उस पर आया। ऐसी चीजें एक्सपेंड करने की जरूरत है, और वो तभी आएगी जब आप सिर्फ याद करने से आगे बढ़ोगे, और याद करने से आगे बढ़ना ही पड़ेगा तभी आके सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। पहले जैसे अगर लास्ट टाइम मेंस किस किसने दिया, 2024 वाला किसी ने दिया आप लोगों से? हाँ, 2024 वाले मेंस में लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन किससे आए, इंडिया के बजट से। तो अभी हमारा माइंडसेट ये रहेगा कि सब हम सिर्फ इंडिया का बजट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको कोचिंग सेंटर के नोट्स मिल जाएंगे 100 पेजेस के, सर में इंडिया का बजट लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं है, 23 में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आपके लिए मतलब सेलेक्टिव स्टडी करने का टाइम नहीं रहा है, मुझे सारी चीजें पढ़नी है और ढंग से तैयार करनी है, तब भी हमारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो वो माइंडसेट रखने की जरूरत है। दूसरा, आज के टाइम में आपको जो करंट अफेयर्स है ना उसका रोल भी बहुत ज्यादा होगा, स्पेशली इंडिया का करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे अभी इंडिया का जैसे करंट अफेयर्स है वो चीजें आपको तैयार करनी है, उसके लिए जैसे मैं हमेशा विजन की मैगजीन वगैरह पढ़ा करता था, विजन मुझे बढ़िया लगती है, कॉम्प्रिहेंसिव लगती है। आप जैसे आपको करंट अफेयर्स कहाँ ज्यादा यूज में आएगा, पॉलिटी वाला जो भी सेक्शन है उसमें आप इस बार देख लो, मतलब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार सबको मिला होगा कि गवर्नर को लेके बहुत हु एंड क्राई और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और ये रहा, तो सबको लगता था गवर्नर पे क्वेश्चन आएगा, तो गवर्नर का क्वेश्चन दो जगह पे आ गया। ठीक है, सेम अगर इस बार देखोगे तो जनरली आईआर से क्वेश्चन पिछली बार कम थे, इस बार ज्यादा हो गए। आपको मुझे लग रहा है 30 नंबर के क्वेश्चन आईआर से थे, तो आप जिन्होंने मेंस दिया उनको पता होगा, या जिन्होंने पीवाई क्यूज देखे, तो उसमें रशिया यूक्रेन वॉर आ गया। तो ये सब चीजें आप, अब जैसे आईआर है तो आईआर तो एक दिन में सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं तैयार की जा सकती, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। जैसे अभी नेपाल में जो भी हो रहा है, तो आप एज ए आरएस एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में क्या हो रहा है, या अब जैसे इंडिया नेपाल पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारे क्या क्या आपस में फ्रिक्शन है, हमारे कहाँ पे इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, वो चीजें सब आपको करंट अफेयर्स के साथ तैयार करनी है, ठीक है ना। तो वैसी चीजें आप अगर रखोगे ना जिसको हॉलिस्टिकली करें, करंट अफेयर्स को लेके एक मतलब नेग्लेक्टेड चीज रहती है कि हमेशा हम करंट अफेयर्स लास्ट में तैयार करते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट में तैयार करने का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो डे बाई डे तैयार करना है। तो उसके लिए जो भी आप, और एक जो हमारे यहाँ पे जो करंट अफेयर्स को जो मैगजीन चलती है छोटी छोटी, वो आपको प्री में हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन मेंस में ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि विजन की या ओनली आईएएस की जिनके भी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, हार्डली 100 110 पेज की मैगजीन, उसमें अपना
जो आरएस के लिए कंटेंट है वो 40-50 पेज का है। तो आप अगर रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव, और वो आप उसको तैयार कर सकते हो, तो वो चीज करनी चाहिए। ठीक है। बाकी तो नोट्स के ऑब्सेशन से बाहर निकलना है कि सिर्फ मेरे को ये नोट्स पढ़ के एग्जाम पास हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। आपको थोड़ी कोर बुक्स के भी ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लक्ष्मीकांत तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, क्योंकि थॉट क्लियर होंगे। नोट से हमें क्या सिर्फ एक क्रिस्प चीज मिल रही है, गवर्नर है तो गवर्नर के बारे में जो भी चीजें मिल रही है, लेकिन आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहां बहुत सारे केसेस वगैरह दिए होंगे, वो आपको हेल्पफुल होंगे। दूसरा एक इससे नेक्स्ट चीज ये है कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने 10,000 रुपए दिए किसी कोचिंग सेंटर में, आंसर लिख दिया, और मेरा आंसर राइटिंग इज द टफेस्ट थिंग जो हमें लगती है। हमें एक आंसर 3 घंटे का पेपर टेस्ट सीरीज लिख के हम कितने खुश होते हैं कि यार मैंने एक पेपर लिख दिया आज, तो कम से कम एक पेपर लिखा, लेकिन हम उसके ऊपर सोचते नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिख दी, 2-2 3-3 इंस्टीट्यूट की, 15-15 टेस्ट, मतलब ऐसे 45-50 टेस्ट लिख दिए, 70 टेस्ट लिख दिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम सिर्फ टेस्ट लिखा, डंप कर दिया। हमने सिर्फ टेस्ट लिखने के लिए, टेस्ट लिखने से पहले जो हेडेक लिया वो लिया, और एग्जाम और टेस्ट लिख के उसको हमने डंप कर दिया, और हम फिर दूसरे टेस्ट की प्रिपरेशन में लग गए। वो सही तरीका नहीं है। आपने टेस्ट लिखा, आपको कितने मार्क्स मिले उसमें, फिर आप थोड़े टाइम निकाल के सोचने की कोशिश करोगे 10 मार्कर का क्वेश्चन है, मैं इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकता था कि मुझे 5 की जगह 6 नंबर मिल जाते हैं। भाई वो छोटी छोटी एक एक आधा आधा, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर पेपर में लगभग अगर एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया जाए तो हर पेपर में 40-45 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हर क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स भी बढ़ाते हो, कितने मार्क्स होते हैं? वो तो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जो 1000 के अंदर भी नहीं है, वो 100 के अंदर आ जाएगी। तो उसके लिए कुछ जो आपने करा है वो तो करा ही, उसके अलावा कुछ और क्या ऐड ऑन कर सकते हो, वो चीजें देखने की जरूरत है। ठीक है ना? तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स में आपने कुछ फैक्ट पढ़ लिए, जैसे कोई अगर क्वेश्चन आ गया, हेल्थ पे कोई क्वेश्चन आ गया सपोज, तो आपको थोड़ा ये तो आइडिया ही होना चाहिए मेरी एमएमआर क्या है, आईएमआर क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकल डिजीज का बर्डन कितना है। ये फैक्ट आपको होने चाहिए, तब आप क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाओगे। आपको अपने आप को सिर्फ एक टॉपिक पे लिमिटेड करके एग्जाम पास करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब मुझे, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है या मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस, मुझे तो यही लगता है। इसलिए आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज वगैरह है मेंस की, उसको बहुत फोकस तरीके से करना है। टेस्ट सीरीज लिखो, फिर उसके आके थोड़ा मनन करो कि मैंने टेस्ट सीरीज लिख दी, अब मैं फ्री हूं, तो एटलीस्ट मैं 2-3-4 क्वेश्चन देखूं कि मैं और क्या अच्छा कर सकता था। और जो मुझे भी, जैसे मेरे जो कुछ फ्रेंड्स है ओटीएस में, इस बार हमने 3-4 लोगों ने साथ में मेंस दिया वापस, तो मेरे को खुद को लगता है कि यार मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी जो मुझे इस बार उन्होंने बताई। यार आरपीएससी में जो हमारी कॉपियां चेक होती है ना, उनको कॉन्सेप्ट तो चलो एक एस्पेक्ट है ही, फैक्ट भी उनको बहुत चाहिए। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद फैक्ट्स, आप कितने फैक्ट्स उसमें डाल रहे हो। तो वो चीजें भी आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है आंसर में, फैक्चुअल चीजें और कॉन्सेप्ट तो मस्ट है ही, फिर ज्यादा फैक्चुअल चीजें भी उसमें डालो। ठीक है। और टेस्ट सीरीज लिखो, टेस्ट सीरीज लिख के उस पर मनन करो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और कुछ मेंस के क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। और हर बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है तो ही आपको आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और हर बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो जिस टॉपिक में आपने पढ़ा है उससे ही वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है 2023 का, हिस्ट्री पे ही बात करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच इज अनपैरेलल्ड इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन। हिंदी में, विश्व की संस्कृतियों में भारत की संस्कृति एक अनन्य विशिष्टता है, व्याख्या कीजिए। जैसे जब ये क्वेश्चन है, क्या किसी ने इसको कहीं एक जगह पढ़ा है क्या? ये बिल्कुल जनरल अवेयरनेस, ये क्वेश्चन सेम यूपीएससी में भी ऐसा कैसा आया हुआ है। ये बहुत जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, किसी को कुछ भी नहीं आता है, तो ये किसकी बात कर रहा है? कल्चर की बात कर रहा है। कल्चर में क्या चीजें आती है, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। कल्चर में क्या चीजें आती है, वो चीजें अगर हमें पता है तो हम एक एक चीज लेके लिख सकते हैं। भाई कल्चर में आपका आर्ट आर्किटेक्चर आता है, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आता है। ठीक है। फिर आपका एजुकेशन आ सकता है, आपकी लाइफस्टाइल आ सकती है, आपके रिचुअल्स आ सकते हैं। ठीक है। आपका स्कल्पचर आ सकता है, आपकी पेंटिंग आ सकती है। ठीक है। आपके पिलर आर्किटेक्चर आ सकते हैं।
वो सारी चीजें आ सकती है। तो आप एक एक, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप एक एक चीज कि यार स्कल्पचर को उठा देता हूं मैं, तो आप देख सकते हो कि यार हमारे यहाँ पे जो स्कल्पचर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्कल्पचर बननी शुरू हुई, वो आज तक बाई एंड लार्ज उसी पैटर्न पे चल रही है। तो ये कल्चरल कनेक्टिविटी नहीं है क्या? बिल्कुल है। फिर आप कोई लाइफस्टाइल को लेके देख सकते हो, या फिर हमारे रिचुअल प्रैक्टिस, जैसे बाथिंग एज ए रिचुअल हमारे वहाँ प्रैक्टिस हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, क्या आज हमारे यहाँ पे बाथिंग एज ए रिचुअल नहीं है क्या? है। वो हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी है। फिर आप एग्जांपल ले सकते हो कि यार जैसे हमने वो पढ़ा भी है ना, एक किसका है कि रोमन और मेसोपोटामिया की सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता आज भी है। वैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर बार वो चीजें एक जगह पढ़िए, वही देख के आप आंसर लिख दोगे, ये संभव नहीं है। तो वहां पे वो डर नहीं रखना है कि मेरे को, अच्छा मैं तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं, इस तरह की हेडिंग ही नहीं पढ़ी, अब मैं इस आंसर को कैसे लिख सकता हूँ? आप इसको परफेक्ट लिख सकते हो, 5 नंबर 6 नंबर ला सकते हो। बस वही पता होना चाहिए कल्चर में क्या चीजें आती है। फिर वो कल्चरल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कि हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक चल रही है। तो उसमें जैसे शिव, भाई भगवान लॉर्ड शिवा की वर्शिप है, ये हमारे यहाँ पे चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनकी मूर्तियां बनी है, पूरे हिस्ट्री में चलती आ रही है, आज भी चल रही है। ठीक है, लिंगा एंड योनि की पूजा है, वो लंबे टाइम से चली आ रही, आज भी चल रही है। आप कामाख्या मंदिर वगैरह देख लो वो, या फिर आप खजुराहो के मंदिर वगैरह देख लो, या हमारे आज शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, तो वो हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है। फिर आप जैसे इसमें और भी जो मतलब एजुकेशन का पैटर्न है कि वो चीजें हमारी आज तक चली आ रही है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो चीजें नहीं भी आती है, वो भी आप ऐसे अपने नॉलेज को यूज करके, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा है, उसको यूज करके लिखा जा सकता है। जैसे कि देखो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है वो तो आप सबने देख लिया। एक टाइम था कि हिस्ट्री हम सब मॉडर्न इंडिया पढ़ते थे, मॉडर्न इंडियन से अपने 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 23 में तो नहीं आए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसा हम उस पर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपका जितना सिलेबस है ना वो आपको परफेक्टली तैयार करना है। अगर आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है तो वो पढ़ना है आपको। इस बार नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, नेक्स्ट टाइम नहीं है उससे आगे आ सकता है। ठीक है ना? तो वो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हम पहले देखते 2018 में आर्ट एंड कल्चर से कितना कोई 5-7 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं, उसके बाद भी 7 नंबर के क्वेश्चन आए, लेकिन लास्ट एग्जाम में कितने आ गए? आप 10 मार्क्स के 2 आ गए, आई थिंक एक 5 मार्क्स का था, एक 2 मार्क्स का था। सिर्फ इंडिया की आर्ट एंड कल्चर से ऑलमोस्ट 30 के आसपास मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। तो सारी चीजें तैयार करके जानी है। तो एक जैसे ये क्वेश्चन है, मौर्यन पिलर पिलर्स आर ऑफ इंडिजिनस इन ओरिजिन, कि जो मौर्य स्तंभ थे वो देशज मूल के थे, व्याख्या कीजिए। जब ये क्वेश्चन है, अब मौर्यन पिलर्स तो आपने पढ़ी, जैसे हमने वो डिबेट पढ़ी होगी ना कि मैक्सिमम बहुत सारे। अच्छा एक आप इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, हिस्ट्री, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में। हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं ना तो हिस्टोरियोग्राफी हुई है, हिस्ट्री लिखने का काम अंग्रेजों ने किया। तो अंग्रेजों ने हमारी जितनी भी अच्छाइयां थी ना, उन्होंने सिर्फ बाहर से जोड़ दी। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई उन्होंने, उनको लगता था कि भारत को, मतलब क्योंकि आपको रूल करना है इंडिया को, तो यू नीड टू, ये सब शो करने की जरूरत है कि यार भारतीय बहुत गरीब थे, इनके पास कुछ नहीं था। तो इन्होंने हर हमारी जितनी भी, हमारा जो भी ग्लोरी थी, उसको उन्होंने बाहर से जोड़ दिया। कि जैसे जो फॉरेन मुल्क के जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कहाँ से आई? मेसोपोटामिया से आई। मतलब हमारा कुछ नहीं, इंडिजिनस कुछ नहीं था, वो मेसोपोटामिया के लोगों ने आके हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को बर्थ दिया। या फिर आपके जैसे मौर्यन पिलर्स हैं, क्या इतने मैजेस्टिक पिलर्स इंडियंस तो नहीं बना सकते? ये क्या रीजन हुआ था? ईरानियन पिलर से आया है। तो उसी डिबेट को लेके ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप अच्छे से, तो आप इसमें थोड़ा बहुत वो ईरानियन जो पिलर्स है उससे कंपैरिजन करके लिख सकते हो। कि भाई आप शुरू से लिखो कि यार इंडिया जो मौर्यन पिलर्स थे वो मैजेस्टिक इन नेचर थे और हमारी एक कल्चरल हिस्ट्री को दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो है वो इंडिजिनस इन नेचर के नहीं थे, वो ईरान से होके आए थे। तो आप वहां चाहो तो थोड़ा ईरान का और इंडिया का वो दोनों का कंपेरिजन कर सकते हो। जैसे हमारा हमने पढ़ा है कि ईरानियन जो पिलर्स थे वो बिल्डिंग्स के साथ लगे हुए थे, हमारे जो पिलर्स थे वो स्वतंत्र टाइप के थे, मतलब वो बिल्कुल
मतलब कोई बिल्डिंग से नहीं लगे हुए थे, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो। फिर आपका था कि उनके जो हमारे जो पिलर्स थे, मतलब वो उनका शेप का एक इशू था। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं जिसको, उसकी जो उसकी ग्लेजिंग करके वो क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब उसकी जो चमक थी या जो उसका वो था, वो ईरानियन नेचर का था। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम कितने बड़े बड़े बर्तन बना रहे हैं, उनके ऊपर कितनी चमक वाली और वो पेंटिंग कर रखी है, वो चीजें हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। तो ये सब चीजें अगर तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आप चीजों को ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, अब रही बात एथिक्स की, तो मेरी खुद की एक शिकायत रही है, क्योंकि मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था, तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मेरी ये शिकायत रही कि पहले हमारे जैसे यूपीएससी में भी एथिक्स का पेपर है, यूपीएससी में जो एथिक्स का पेपर है इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जीएस पेपर। वो फैक्ट का पेपर नहीं है। लेकिन हमारे आरएस का दुर्भाग्य ये रहा कि 2021 तक हमने एथिक्स को कैसे देखा, एज ए जीएस का पेपर, मतलब हम एथिक्स को भी जीएस के हिसाब से क्वेश्चन देते थे। लेकिन आजकल वो चेंज हो गया, वो बहुत बढ़िया चीज हुई। तो आप एथिक्स के पेपर में क्या, जितनी भी आप जो थ्योरीज वगैरह पढ़ रहे हो, डियोंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, या जितने भी महात्मा गांधी के एथिक्स क्या थे, कांट के एथिक्स क्या थे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वही मीन्स एंड का क्वेश्चन आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, इधर से उधर घुमा के आ रहा है। तो एथिक्स के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लेने, फिर जो एथिकल वैल्यूज है, ठीक है, या जो मॉरलिटी की जो वैल्यूज है, जो हम 30-40 वैल्यूज है, वो सबको पता होनी चाहिए। कि और हर क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं आ रहा है, तो उन वैल्यूज को लिखो, कि जैसे ऑनेस्टी है, प्रोबिटी है, इंटीग्रिटी है, मॉरलिटी है, या फिर आपके जैसे एल्ट्रुइज्म है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, परसेवरेंस है, ठीक है, वो सारी चीजें, कंपेशन है, वो सब चीजें आपको, मतलब ऐसे वो जो 30-40 वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं ना, वो आपको हमेशा फिंगर टिप पे होनी चाहिए, जहां पर भी जरूरत पड़े चिपका दो उनको, तो आपको आंसर मिलेंगे, मतलब मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो पेपर ही एथिक्स का है, वो जीएस का पेपर तो है नहीं। तो वहां पे मेन रोल ही उनका है कि उन वैल्यूज को आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करो, तो उससे आपको फायदा होगा। दूसरा है कि जैसे ज्योग्राफी की बात है, तो आपको मैप्स वगैरह बनाने आने चाहिए। मैप्स का बहुत, मतलब मैं खुद जो आपको बता रहा हूँ ना, मैप्स मैंने हार्डली बनाता हूँ, लेकिन मैं नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी नहीं बनाओ। मैप्स का बहुत रोल है। आपको मैं वही बोल रहा हूँ, आपको एक एक 0.25 मार्क्स, 0.5 मार्क्स बढ़ा के कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो मैप्स वगैरह का यूज करो। दूसरा, जैसे आपके हिंदी इंग्लिश में जो एक, मतलब जो मैंने भी नहीं करी अभी तक, वो जो आपके जितने भी ये कोटेशंस है ना, उनको आप तैयार करके रखो। वो कोटेशन जैसे आपको 15-20-25-30 कोटेशंस आपके पास होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों, जहां रिलेवेंट हो वहां लगा दो। जैसे मेरे एक दो दोस्त है, उनको कोटेशन का बहुत वो है कि मतलब उनको इंग्लिश का पेपर बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनको इंग्लिश अच्छे से आती नहीं। जैसे मेरा तो मैंने मीडियम चेंज कर दिया, पहले मैंने हिंदी में दिए, लास्ट 2-3 मेंस मैंने इंग्लिश से दिए। उनको इंग्लिश में लिखना उखना बहुत परेशानी है, लेकिन उन्होंने 8-10-15 कोटेशन याद कर रखे। जहां भी जरूरत हो आपको, अगर कुछ भी लिख रहे हो, कोटेशन लगा दो, तो एग्जामिनर को लगता है कि यार बंदे को ज्यादा है। तो कोटेशन हिंदी इंग्लिश में जिसको आते हैं ना, और जिसको नहीं आते तो तैयार कर सकते हैं, उसका बहुत एज है, बहुत फर्क पड़ता है। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसी का डाउट? ठीक, डाउट, ठीक है, फिर रखते हैं। तो देखो, आपने अभी काफी सारा सर ने आपको बता दिया कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या करनी है ना, कैसे हर सब्जेक्ट को आपको अलग अलग स्पेसिफिक बता दिया। अब मैं बेसिकली आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो आपको क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप क्या पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है, आप सिलेबस है, जैसे आरएस मेंस का सिलेबस है, प्रिंट निकालो। प्रिंट निकाल के आप जहां भी पढ़ते हो वहां चिपका दो। क्यों इसका रोल है, इसका रोल सबसे पहले क्यों है, जैसे मैं यूपीएससी करता था तो हमको भी यही सिखाया जाता था कि आप पहले क्या करो, रोल बता दो। वैसे मेरे को जानते हो सब, नहीं जानते, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। मेरी 2016 में 103 रैंक थी, राजस्थान अकाउंट सर्विस से हूँ। इससे पहले मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू भी खूब सारे दे रखे हैं, ठीक है। और आरएस में मेरा एज सच कोई रोल था नहीं, इंटरेस्ट था नहीं, है ना। मैंने तो क्या यूपीएससी दे रहा था, यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, फिर थोड़ा सा टाइम मिला, 1-1.5 महीने मिला,
कि भाई ये भी एग्जाम आ रहा है, और जब आपकी जॉब नहीं लगी होती है, जैसे आप भी सभी तैयारी करते ही हो ना, कोई वीडियो दे रहा है, कोई पटवारी दिया होगा, सब देते ही है, ऐसा नहीं है कि अपन आरएस के भरोसे ही रहता है। तो वैसे भी अपन ने भी दिया था, क्योंकि अपनी कुछ स्किल्स अच्छी थी, राइटिंग स्किल्स, है ना। बाकी हिस्ट्री वगैरह मेरे को, अपन आज भी उतने ही कमजोर है हिस्ट्री में जितने पहले थे, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह नहीं आती थी। तो अपन ने 1 डेढ़ महीने में अपन ने टाइम को फ्रेम किया। अपन आगे डिस्कस करेंगे टाइम को कैसे आपको डिसाइड करना है ना, किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी है, वो सब चीजें डिसाइड करेंगे। बट अपन ने वही फ्रेम किया कि हाँ, अपन मैक्सिमम अपने पास लिमिटेड टाइम है, 1 डेढ़ महीना है, 1 डेढ़ महीने में अपन क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। मेंस तो लिखा हुआ है, लिखने को अपने को आता है, यूपीएससी तो अपन लिख ही रहे हैं। क्या अलग है आरएस में? अलग क्या है, बाकी चीजें तो कुछ थोड़ा राजस्थान के सब्जेक्ट अलग होंगे, इंडिया वाला तो सेम ही है, और वो अपने को बेटर आता है। जो आरपीएससी वाले कर रहे हैं उनसे बेटर आता है, क्योंकि अपन यूपीएससी से है। एक हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश अपनी ठीक है, तो हिंदी रट लेंगे, क्योंकि हिंदी के बिना तो एग्जाम निकलता नहीं है, सबको ही पता है। तो वो किया, हो गया सिलेक्शन। मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में थोड़े कम थे, बट फिर भी 103 रैंक लग गई। जब रिजल्ट आया ना, तो मेरे को लगा होगा इंटरव्यू वाला ने अच्छे दिए होंगे जब मार्क्स देखे ना, कि इंटरव्यू वाले दे देते तो निकल जाते टॉप 15 तक। बट ठीक है, वो जो भी था। तो इसमें बेसिक एक चीज क्या थी कॉमन, एक चीज कॉमन ये थी कि देखो, यूपीएससी आरपीएससी कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले देखो हमें क्या सिखाया जाता था यूपीएससी में, आप सिलेबस निकालो। सिलेबस निकाला आपने और आप चिपका दो। क्यों? अब आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा, अभी न्यूज में चल रही है कि जीएसटी की दरें कम करी है, 23 तारीख से लगानी है, सिंपल सी एक न्यूज है। अब आपके यहाँ किस पेपर में ये फॉल कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे इकोनॉमिक्स के पोर्शन में जीएसटी लिखा हुआ है, टैक्सेस लिखा हुआ है, फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है, इसमें ये टॉपिक आता है। तो अब क्वेश्चन आएगा इससे, है ना। हो सकता है सीधा नहीं आए, ये नहीं पूछेगा किस पे रेटें कम करी है, किस पे घटाई है, वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा भाई घटाने से इम्पैक्ट क्या आया है, क्या फर्क पड़ा है। मीन्स में तो यदि थोड़ा अच्छा पूछना होगा कि भाई क्या गवर्नमेंट को जीएसटी की रेटें घटानी चाहिए थी क्या, इसके कारण तो यार अपन अखबार पढ़ते हैं तो लिखा होगा ना, गवर्नमेंट को इतना पैसे का लॉस होगा। तो इसका मतलब यह है क्या कि भाई रेटें घट गई तो पैसे का लॉस हो जाएगा। तो क्यों घटाई है? अब आपका बेसिक आपने पढ़ रखा है भाई टैक्स क्यों लगाते हैं, है ना, ये आपने पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है। अब ये बात हटाई, तो अपन ने ये सोचा कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है तो इससे क्या है, जो गरीब जनता है उस पर मार ज्यादा लगती है। और घटाई किस पे होगी? ऐसा तो है नहीं कोई लग्जरी आइटम पे घटाई होगी, एक आम आदमी जो यूज करता है ना, रोटी कपड़ा मकान, जो कॉमन चीजें यूज आती है उस पे घटाई होगी। तो अब आप इसके पॉजिटिव्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रेटें पता नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ चलो जो आम आदमी यूज करता है उन चीजों पे घटाई है, लग्जरी पे नहीं घटाई है, लग्जरी पे तो अभी भी महंगा है। तो आपका भी क्वेश्चन आ गया कि जीएसटी रेट घटाई है, क्या रेशनल रहा? हो सकता है इसके एक दो गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू कम होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो मेजर बात क्या थी, गवर्नमेंट की मेजर बात थी कि भाई गरीबों को राहत दे, तो गरीबों को राहत मिलेगी, मिलेगी। इंडस्ट्री कैसे बूस्ट होगी? रेटें कम हुई है तो अभी कम होगी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको क्या है, कीमतें भी कम करके बताना है कि इसमें कीमत कम हुई है। अब पार्ले जी बिस्किट है, कीमत कम नहीं करेंगे मान लो, तो 2 बिस्किट तो बढ़ाएंगे। 5 रुपए में अब 4 रुपए 80 पैसे तो लेने से रहे, है ना, कौन देगा 20-20 पैसे, तो 2 बिस्किट तो बढ़ा दो आप। तो कुछ न कुछ क्या हुआ, फायदा किसको मिला है? कंज्यूमर को फायदा मिला है। इंडस्ट्री भी बूस्ट होगी, रेटें कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ये चीजें अपन होलिस्टिक पढ़ते हैं, अपन ने सब पढ़ रखी होती है, लेकिन जब ये न्यूज आई तो क्या अपना दिमाग उस तरफ गया कि नहीं गया, कि केवल यही देख ली कि हाँ ये 4 रेटें घटा दी, बस इन इन पे घटाई है, और अपन रटने बैठ जाता है ओहो किस किस पे कम करी है, इस पे कम करी, उस पे कम करी, उस पे कम करी, नहीं आएगा क्वेश्चन, और लास्ट तक याद भी नहीं रहेगा। 10 बार चेंज करती है गवर्नमेंट रेटें साल तक में, साल में मीटिंग जीएसटी की 5 बार तो मीटिंग हो ही जाती है, हर 2-3 महीने में मिल ही लेते हैं। मिल लिए तो कुछ न किसी पे बढ़ाएंगे, किसी पे घटाएंगे, लेकिन एक थीम आपको समझ आ गई कि क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, आवश्यक वस्तुओं पे तो घटा रही है और बाकी लग्जरी पे बढ़ा रही है। तो अब आपको समझ आ गई। अब आपका क्या, जब भी आप पढ़ोगे तो आप टैक्स भी पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया, और आपको पता है, फिर आप क्या करो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं? साथ में जो आपके मेंस में काम आएंगे, क्या काम आएंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है उसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आपने टॉपिक वाइज बांटा, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, एक कॉपी डाली, कॉपी में जो 4 जीएस के सब्जेक्ट है उसको बांट दिया कि भाई 1 2 3 4, या 1 2 3, अपना 4 तो हिंदी है तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब 3 में अलग अलग, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री हो गई, इको हो गई, और पीछे वाले जो अकाउंट्स मैनेजमेंट वगैरह है या सोशियो है, तो उसमें सोशियो के भी तो कुछ आ ही सकता है ना। तो टॉपिक वाइज बांट दिया। जैसे हिस्ट्री में भी आपने बांट दिया कि भाई 2 पन्ने में दूंगा, एंशिएंट का कोई भी आ गया, मान लो कोई न्यूज में आया कि कोई मॉन्यूमेंट मिला है अपने को, खुदाई हुई वहां पे ये मिला। बाकी तो चलो अपन करंट अफेयर्स की बुकलेट्स वगैरह पढ़ते हैं, आपको सारा कुछ दे रखा है, उतनी अपन मेहनत नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं, केवल उस नोट्स में अपन उस कॉपी में ये लिख दिया कि भाई ये ऐसा कुछ इवेंट हुआ था,
उस इवेंट के बारे में अंदर क्या हुआ था आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको वैसा नहीं बनाना है। अब मेंस में क्या काम आएगा, अब जैसे इकोनॉमिक्स में आपने वो टैक्स वाला एक दो पन्ने आपने टैक्स जीएसटी के लिए छोड़ दिए थे, जीएसटी की जो जो खबर आएगी मैं क्या करूंगा, उसको नोट डाउन कर लूंगा। बस यही नोट डाउन किया कि भाई रेटें घटाई है। अब कंसेप्ट तो आपने बना लिया कि ये था, किन पे घटाइए एक दो आइटम लिख दो, ताकि आप जब आंसर लिखोगे, देखो आंसर क्या होता है ना, अपन एक तो वेगली लिखते हैं, वेग मतलब कुछ भी लिख दिया कि भाई ऐसा होता है, और पीछे आपके पास उसके पीछे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है तो क्या हुआ, एग्जाम्पल होते ही आपका जस्टिफाइड, उसको लगता है एग्जामिनर को ये पक्का आदमी है, इसने लिखा है ना, इसको सब चीजें आ रही थी। और वो आपकी क्लिक क्या होगी, क्लिक तभी होगी जब आपने ऐसा कुछ शॉर्ट में बना रखा है। इतना ही बनाना है बस, उसमें नहीं बनाना है कि जीएसटी फिर यहाँ सारी बैठ नहीं लिखना है, जीएसटी की रेट कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, वो आपने पढ़ रखा है, वो आपके नोट्स में है। यहाँ इस नोट्स को लेंदी कर दोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन आपने ये लिख दिया। और भी कुछ इवेंट हुआ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के बना रहे हो, इवेंट हुआ, आपने बस केवल छोटा सा लिख दिया। या जैसे विमेन के इश्यू है, सोसाइटी में क्या है, विमेन से रिलेटेड इश्यू है, कभी कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा मंदिर में एंट्री के लिए, है ना, तो आपने उस नाम लिख दिया। अब आपको पता है प्रोटेस्ट क्यों हुआ, बाकी सारी बातें आपको पता है, बाकी सारी आपको कहानियां भी पता है कि प्रतिसत्तात्मक सोच है, और वो सारी बातें आप लिख दोगे, लेकिन आपने वो एग्जाम्पल वहां लिख दिया। अब मेंस में विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि भाई क्या आज भी नारी को वो सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करोगे कि भाई नहीं मिल रहा है। जैसे अभी भी हम मंदिरों में एंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे सबरीमाला केस, जो भी आपने केस का नाम पीछे लिख दिया। अब आपको लगा उसको आंसर को एग्जामिनर को कि ये भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसको सब नॉलेज है, भले आपको अंदर बहुत ज्यादा पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लिए, आप बांट दो, हर सब्जेक्ट को बांट दो, कुछ पन्ना एक ही कॉपी में बनाओ, एक कॉपी ली, टॉपिक वाइज आपने बांट दिए, दो दो पन्ने सब में छोड़ दिया, और इतनी सी बात लिख दी बस, अंदर की बात आपको पता है, और बाकी आप करंट में हर कोई देगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, इसको लिखने का फायदा क्या है, आपने समराइज कर लिया, विमेन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो भी मतलब करंट में चले थे एक साल में, वो आपके एक पन्ने पे सारे आ गए। अब जैसे भी विमेन से रिलेटेड कोई इशू आया, आंख बंद करी, वो पन्ना देखा कि हाँ पांच छह बातें थी, दो तीन तो लगेगी लगेगी अपने क्वेश्चन में, दो लग गई तो भी अपना काम हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अपन ने दो अच्छी बातें लिख दी जो विथ सपोर्ट के साथ, तो सामने वाले को लगा इम्प्रेस्ड कि यार गजब लिखा है इसने आंसर, और यही आपको डिफ्रेंशिएट करता है। बाकी कुछ भी चीज आप नहीं, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं करोगे, सबको पॉइंट पता है कि विमन के साथ समस्या क्या है, आप आंख बंद करके भी आप किसी को भी पूछ लो, आप बता दोगे 10 समस्याएं ये है, लेकिन आपने एक दो में पीछे कुछ सपोर्ट लिख दिया कि ये समस्या का देखो ये कारण मैं कह रहा हूँ ये है, तब आपका मार्क्स वो 2 मार्क्स से बढ़ गए, आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, बाकी सबको 3 4 मिल रहे होंगे और आपको 5 6 मिल गए वहां पे, तो आपने 2 मार्क्स फर्क कर दिया, और ऐसा आपने 5 7 क्वेश्चन में कर दिया, तो एक पेपर में कितने का फर्क हो गया, 10 मार्क्स का। ओवरऑल तीन पेपर देखोगे 30 मार्क्स का, 30 पेपर 30 मार्क्स में तो सब खत्म ही हो जाता है ना, एसडीएम बनते हुए कहीं बाहर भी निकल जाते हो आप। 30 मार्क्स बहुत मैटर करता है, तो वो आपको छोटी छोटी चीजें करनी है, ये छोटी छोटी चीजें आपने करी, तो ये एक आप करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनता है, और चला के बैठोगे ना तो भी नहीं बनेगा, रोज करोगे ना तो बनेगा। रोज कर रहे, और उसमें आपने को क्या टाइम क्या लगा, आपको पूरा लिखना तो है नहीं कि उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस केवल एक लाइन लिख दी, अब आपके दिमाग में क्लिक है, आप वहां कर लोगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस, इसलिए सिलेबस जरूरी है, और अब आपको क्या है, लिंक भी रहेगा, जब आप देखोगे ना कि भाई जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है, ये पॉलिसी लेके आई है, मान लो कोई भी स्कीम लाई बेरोजगारी भत्ता लेके आई है, तो एक तो आपने उसमें लिख दिया कि भाई स्कीम्स में लिख दिया, एक बेरोजगारी में लिख दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है, आपने 3 अलग अलग टॉपिक में इसको कहीं ना कहीं, जैसे इकोनॉमिक्स में भी कोई यूज हो गया, कहीं सोसाइटी में भी यूज हो गया, जैसे विमेन के एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम लाई होगी है ना, उनको कुछ पैसा दे रही होगी, तो सोसाइटी में भी तो हो गया ना कि विमेन के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। इकोनॉमी में हो गया कि इकोनॉमी की स्कीम है ना, तो इस तरह से वो एक स्कीम आपकी 3 4 जगह लग गई, और आपने तीनों चार जगह लिखो आप। अब आपको क्या समझ आया कि वो एक टॉपिक 3 4 जगह लग रहा है, अब ये टॉपिक आप लिंक कर सकते हो, तो कुछ ऐसे आपके पास पॉइंट्स होंगे ना, अब धीरे धीरे आपकी ये डेवलप हो जाएगी फ्रेमिंग, फ्रेमिंग डेवलप हो गई, फिर आपके कभी भी कुछ, आपको बहुत लिमिटेड नॉलेज है आपके पास लास्ट में, लेकिन आप उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो, एक स्कीम को 3 जगह यूज कर सकते हो, तो अब आपके पास पढ़ना तो एक ही पढ़ा, और आपके 3 टॉपिक कवर हो गए। तो ये चीजें क्या होगी ना, इसीलिए सिलेबस जरूरी है, और सिलेबस इंटरलिंक्ड है। जैसे मैं क्या करता था, मेरा तो एक सिलेबस का सिंपल सा कंसेप्ट था, जैसे मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपके सिलेबस से एक टॉपिक है, उसकी इंपॉर्टेंस पूछी है, तो वो आपके बाकी सारे में भी तो लगेगी। जैसे मेरे कॉमर्स ऑप्शनल था, तो कॉमर्स में मैं क्या करता, बहुत ज्यादा याद नहीं करता था, यूपीएससी में ये था, तो अब कोई आ गया कि मान लो परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले मैं देखता कि मेरे सारे टॉपिक्स क्या है, सब चैप्टर के नाम क्या है, क्या इसमें ये कहीं लगता है क्या,
जैसे ट्रेनिंग में कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग के लिए जरूरी है क्या, मेरा एक टॉपिक है मतलब हेडिंग लिखी हुई है, अपने को पता है, तो मैंने देखा हाँ ट्रेनिंग में लगेगा, परफॉर्मेंस उसकी अपना मापी और काम सही नहीं कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत तो नीड होगी, अपने को पता लगेगा तो क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है। फिर देखा सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन गंदा हुआ, मान लो परफॉर्मेंस, कोई एम्प्लॉय रखा अपन ने, काम ही ढंग से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी मैंने गलत आदमी को हायर किया है। तो मैं ऐसे क्या करता, हर चीज में वो सोचता कि कितने टॉपिक मेरे सिलेबस में, ये 10 टॉपिक है, इन 10 टॉपिक में इसकी इंपोर्टेंस कहाँ कहाँ बन रही है, तो मैं कभी याद नहीं करता इंपोर्टेंस, क्योंकि जो भी किसी भी इंपोर्टेंस पूछेगा मेरे को पता है इन 10 टॉपिक में ये लगनी है, सिर्फ मैं उठा लूँ 10 में से 5 6 में तो लगेगी, तो ये तैयार हो गया आंसर, और कम याद करना पड़ा। तो ये चीज है। अब जैसे इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन आपको पता है कहाँ का, इन्फ्लेशन का कहाँ का इम्पैक्ट आएगा, डिमांड सप्लाई में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए कहीं ना कहीं यूज आता है, फिजिकल पॉलिसी में यूज आता है। तो आपने एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली माइंड में, अब आपको कम याद करना पड़ा, है ना, नहीं तो आप रट रहे हो बैठ के इन्फ्लेशन में, मॉनेटरी पॉलिसी, ये वो, इससे अच्छा आपने दो तीन जो अलग पॉइंट है वो याद कर लिया है ना, बाकी जो कॉमन पॉइंट है आपको पता है कि मेरे को ऐसा ऐसे लगाना है, और आप 3 4 टॉपिक में आपने ऐसा कर दिया ना, फिर आपको लगेगा क्या है, ये तो सिंपल सी चीज है कि ये टॉपिक है, ये याद क्या करना, 3 4 ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें वो मैंने याद कर लिए, और जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो वैसे भी हो जाएंगे मेरे टाइम के साथ, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है, तो वो इस सिलेबस से होगी। दूसरी, कंसेप्चुअलिटी, है ना। अब पेपर जैसे सर ने बताया आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसेप्चुअल के साथ फैक्चुअल को कैसे लिंक करना है वो भी बताया, फैक्ट कितने पढ़ने हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे उस टाइम अपन लिंक करते रहेंगे कि कितना फैक्ट किसमें इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में अपन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ फैक्ट नहीं होंगे, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आया आपके पास, है ना, मूल अधिकार सबको याद है, आप अभी बोलोगे खड़े करके 14 15 16 सब आप बता दोगे, लेकिन आपको पूछ लिया घुमा के क्वेश्चन, क्या मूल अधिकार केवल किसी विशेष वर्ग को ही फायदा देते हैं, अब आपने कहा ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो क्या आ गया। तब आपको जो आपने मूल अधिकार पढ़े उसी में से तो अपनाने हैं ना, कि भाई कौन सा अधिकार किसी विशेष वर्ग को फायदा दे रहा है, कौन सा अधिकार नहीं दे रहा है, कोई पिछड़े वर्गों को भी दे रहा है, तो आपको दोनों फेवर में लिख सकते हो ना, आपको बोला क्रिटिकली एग्जामाइन करो, है ना, जो स्टेटमेंट का क्या आप उससे सहमत हो या नहीं हो, तो स्टेटमेंट पढ़ा सहमत हो या नहीं हो, कुछ हद तक थोड़ा हो सकता है कि भाई ये 2 4 राइट है जो हम सहमत होते हैं, ये 2 4 राइट है, नहीं नहीं ये देखो सबको दे रहा है, पिछड़े वर्गों के लिए भी दे रहा है, तो ये क्या होता है ना आपकी फ्रेमवर्क, और वो पढ़ते टाइम होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में बन जाएगा, लेकिन अपन उस माइंड सेट के साथ ही पढ़ेंगे, यदि कंटिन्यूस अपन उसी के साथ पढ़ रहे हैं तो अपना ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा कि हाँ देखो फैक्ट मेरे को आ रहे थे, क्योंकि जब तक अपन उसका फैक्ट का नहीं लिखेंगे कि भाई ये आर्टिकल ये है, या मतलब उसमें ये लिखा हुआ है, इस अधिकार में ये लिखा हुआ है, ये पता नहीं होगा, तो अपन वैसे भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और क्या चीज, दो चीजें अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट थिंग है कि जो अपन चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक टाइम फ्रेम के साथ करें। होता क्या है, अपने सबकी समस्या क्या है, अपन क्या करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम नहीं बांटते हैं, है ना, अपन सिलेबस बंडल कितना है ना, बंडल कितना है उसके अकॉर्डिंग टाइम बांट रहे हैं कि यार ये तो 200 पन्नों का मटेरियल है, इसको मैं 5 7 दिन लगेंगे, ये 20 पन्नों का है एक दिन में खत्म कर दूंगा, अरे 20 पन्नों का है लेकिन मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके, मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बांटना सीखो, क्योंकि अपना बेसिकली क्या है, भाई अपन आए बैठे किस लिए, पास होने के लिए, नॉलेज लेके जाने के लिए तो बैठे नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को बहुत अच्छी महारत हो गई हिस्ट्री में, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस लिए बैठे हो, मार्क्स लाने हैं, और मार्क्स मैक्सिमम कैसे कर सकते हो, तो जो कुछ ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो बहुत कम टाइम के होते हैं, ठीक है, तो उसमें अपन मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज अपन देख सकते हैं। अब अपन क्या करना चाहते हैं, अपन इन सब का ही कंबाइन करना चाहते हैं, अपन आई सिविल में करवाएंगे क्या, जो अपन ये एडवांस बैच लगा रहे हैं, एडवांस बैच का मतलब क्या है, ये यही चीज है कि भाई जो अपन ने सब कुछ बेसिक अपने को नॉलेज है, अपन इसको थोड़ा एडवांस में भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट कि भाई ये क्यों आया, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट ये आया था, अब आप पढ़ते तो उसमें कि ये चीज होती है, क्यों आया, इसका लॉजिक क्या था, उस लॉजिक के खुलने से क्या होगा ना कि आप बहुत सारे आंसर्स ऐसे होंगे ना जो हमें आ रहे हैं उसमें आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या, अपन साथ में जाएंगे आंसर राइटिंग पे। अब आंसर राइटिंग क्या सबसे बड़ा फियर होता है, फोबिया होता है, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, जैसे अभी अपन ने मेंस का लिया था बैच, है ना, मेंस के बैच में अपन ने क्या किया था, आंसर राइटिंग करी थी, जो एक दो जने यहाँ बैठे हैं जो बैठ रखे हैं तो उनको पता है कि अपन ने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करी थी, और क्वेश्चन कैसे दिए थे देवेंद्र सर ने बताया था, बहुत वेग से क्वेश्चन जैसे जैसे पूछते हैं ना उसी तरह से, अब आप कैसे लिंक कर पा रहे हो, और उनसे क्वेश्चन आए भी हैं, अभी अपन डिस्कस भी करेंगे, बहुत सारे वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे हमने दिए थे, लगभग जैसे वो इंडिजीनियस वाला आया था ना, मुगल आर्किटेक्ट वाला, ये हमने टेस्ट में दे भी रखा है, सेम क्वेश्चन कि भाई आप लिखो, और उसमें भी कैसे फिर वापस समझाया भी है, जैसे मान लो अब वो जैसे क्वेश्चन मेरे पास पड़े है वैसे मैं कुछ लेके आया हूँ,
तो अपन उसका उठाते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, मुगल कालीन वास्तुकला पर देशज प्रभाव का परीक्षण कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को डील करना है, बात ठीक है आपको सब चीजें आ रही होगी नहीं आ रही होगी वो अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या है, आर्किटेक्चर वास्तुकला होता क्या है, यदि आपको ये पता है, इसके डायमेंशंस पता है कि वास्तुकला क्या है, तो अब आप कर पाओगे। वास्तुकला में क्या आता है, नहीं तो अपन केवल एक किला सोच के बैठ जाता है कि मुगलों ने कुछ किले या बिल्डिंग बनाई वही वास्तुकला है, क्या मस्जिदें बनाई वो भी वास्तुकला में, क्या स्कल्पचर वगैरह वो भी वास्तुकला में आता है कि नहीं आता, क्या क्या चीजें आती है। यदि आपको वास्तुकला खुद पता होगा, ये कंसेप्ट पता होगा, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाएगी, उन्होंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, वो भी बनाया। और फिर ये वैसे अपने क्वेश्चन दिया भी था सीधा, अपन ने टेस्ट में सीधा पूछा हुआ था, अपन इसी तरह से फ्रेम किया। क्यों? क्योंकि देखो, क्यों किया अपन ने ये ऐसा, इसका बेसिक लॉजिक भी यही था कि अब आपको ये पता होना जरूरी है कि जो ये चीजें हैं, पेपर तो अब आपको पता चल गया कि सीधा नोट से आएगा नहीं, जब नोट से नहीं आएगा तो पहले प्रिपेयर होके जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से लिखा और बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया, है ना। जब अपन ने पेपर किया स्टार्टिंग में जब आए थे ना, तो नो डाउट नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कैसे अटेंड करेंगे नहीं आ रहा है, लेकिन जब लास्ट तक गए ना, अब उनको कोई भी क्वेश्चन दे दो डर नहीं। तो आधा तो क्या होता है अपना डर का गेम है, आप गए क्वेश्चन पढ़ा, आप पढ़ के तो बहुत सारी चीजें आई थे, लेकिन वहां जाके आप नहीं आ रहा है, पेपर देखते ही आप क्या है, हड़बड़ा गए, हड़बड़ाते ही क्या हो गया, आपने दो चार क्वेश्चन और गलत कर ही दिया है जो आपको आ भी रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो गए जो नहीं आएंगे, जैसे ये पंचरात्र नहीं आया, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, किसी भी नोट्स में नहीं है किसी के, तो वो कंपटीशन किसी के लिए नहीं है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसी भी नोट्स में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं लिख पाएगा, आपका कंपटीशन रिलेटिव है, ये आपको समझने की जरूरत है। आपको 200 का पेपर अटेंड करना जरूरी नहीं है, आप 180 भी करो, 180 को अच्छे से कितना लिख सकते हो, अब 180 को आपको पेपर आ रहा है, 180 में से आप कितना निकाल पा रहे हो। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा, राजस्थान के साथ चंदावल घटना, आपको सबको पता है चंदावल घटना क्या है, 2 लाइन में पता है, हर जगह ये दे रखी होती है। अब 2 लाइन को ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो 7 लाइनों में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब आप ये सोचो कोई भी इंसिडेंट क्यों हुआ होगा, कारण आपको पता होना चाहिए, फिर उसका कुछ फैक्ट पता होना चाहिए, अभी कौन कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, किसके लिए किया था और वहां क्या हुआ था। फिर लास्ट में अब इसमें भी अपनी 4 लाइनें हुई, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या आया, इस घटना का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आया होगा ना नेशनल मूवमेंट पे, तो वैसा करके 2-3 लाइनें उसकी बन जाएगी, अब 7 लाइनें बन गई और आप बहुत रेलेवेंट लिख रहे हो। अब आपको क्या पता था, आपको केवल 2 लाइनें पता थी कि भाई कहाँ हुआ, फैक्ट तो पता होगा जब भी पता लगेगा कि भाई घटना कहाँ थी, आपको केवल 2 लाइनें पता थी और ये हर नोट्स में दे रखा है 2 लाइनें, तो अब 2 लाइनों को आपको 5 नंबर का कैसे बनाना है। और इसमें देखो फर्क क्या पड़ेगा, केवल आपने 2 लाइनें लिख के आगे जो आ रहा था वो खत्म कर दिया, तो आपके कितने मार्क्स आए, 1 1.5 मार्क्स, वो 1 मार्क्स दे देगा। और आपने उसी को अच्छा पूरा रेलेवेंट चल रहे हैं तो कितना मार्क्स दिया उसने, 3 मार्क्स दिया, 2 मार्क्स का फर्क यहाँ हो गया। तो कुछ चीजें क्या होती है ना, जो आ रही होती है उसको बेहतर कैसे बनाना है। देखो आंसर राइटिंग वही चीज होती है, आंसर राइटिंग में अपन फोकस इसीलिए कर रहे हैं, एक तो आप प्रिपेयर हो गए पूरी तरह से कि आपने को पता है कि क्वेश्चन ऐसा आना है जो बाहर से आएगा, अब आप प्रिपेयर्ड हो तो आपका माइंड सेट कहीं, तो आप आदित लोगों से तो आप वैसे ही जीत गए हो कि भाई अब आपको डर नहीं है, अब आपको मस्त से लिखना आ रहा है। दूसरा क्या, देखो काफी चीज में क्या होता है, अपन डरते हैं आंसर लिखने में, डरता है कि यार कोई मेरा क्वेश्चन पढ़ेगा, इतना गंदा लिखा है, कोई क्या जज करेगा। करने दो जज उसको, आज कर लेगा पास हो जाओगे कल। नहीं तो क्या होता है, मन में वो डर लगा के बैठे हैं कि नहीं नहीं मैं तो लिखूंगा ही नहीं, लिखूंगा ही नहीं, टेस्ट आप स्किप करते रहते हो कि नहीं यार ये तो चेक कर रहे हैं, और परसेंट और हम क्या है 1 to 1 फोकस करते थे। मेंस में भी हमने 1 to 1 फोकस किया, भाई आपने पता है कि कल टेस्ट क्यों नहीं लिखा, लिखा कि लिख तो दिया, कॉपी में गड़ ले गया कहना किसी को पता ही नहीं कि यार कोई देखेगा तो क्या होगा, नहीं नहीं कॉपी का है, हम मंगा देते हैं कि भाई तू बता, लेके आएगा जब पता लगेगा ना भाई तुमने क्या गलत लिखा है। इस डर से ही जी लोगे तो क्या होगा। अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ, यूपीएससी में ऐसे आता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, ऐसे दो ऐसे आते हैं 125 मार्क्स के। अब उसमें तो आपको खूब लिखना है, 8-10 पन्ने एक ऐसे में लिखना है। पहले मेरे को भी डर था, फर्स्ट टाइम में मेरे को बहुत डर था कि यार ऐसे कैसे लिखूंगा। और अपन थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम थे नहीं, 10 तक तो हिंदी मीडियम ही था, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले थे, तो क्या यार इंग्लिश में लिखेंगे गलतियां करेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग कोई पढ़ लिया मेरा ऐसा तो कहेगा कि क्या लिखा है इसने। अपन ने डर में रहे तो लास्ट में मार्क्स आए 80-90 मार्क्स आए ऐसे में, और ऐसे के कारण अपना मीन्स रह गया। अब आप डर में रहे तो वही बात है कि आपने एक अटेम्प्ट खराब कर दिया अपना। और फिर मैंने अगली बार लगाई, मैंने कहा आपने कोचिंग कोचिंग वाला भी वही था कि भाई आपको अलग से कुछ नहीं है, भाई ऐसे आपकी स्टाइल है लिखने की स्टाइल, आप लिख के लेके आओ, लिख के लेके गए, उसने भी 80-90 मार्क्स दिए, यही मार्क्स बनते हैं। तो अपने को समझ आया कि हाँ बंदे ने सही पकड़ा है।
अब सही पकड़ा तो भाई उसने कहा मैं आप में इंप्रूवमेंट बताऊंगा कि आप बेटर क्या कर सकते हो। देखो आपकी पूरी स्टाइल में चेंज नहीं कर सकता, जिस वे से लिखते हो मैं उस वे में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो उसने बताया। फिर अपना इंप्रूवमेंट हो गया, फिर उसने अपने खूब सारे 10-12 टेस्ट लिखे थे, वो 1 to 1 चेक करता था और डिस्कशन करता था। तो अपन भी आई सिविल में यही कर रहे हैं। जो अपना छोटा बैच है तो अपन बेसिक फोकस इसका यही है कि छोटे बैच में अपन 1 to 1 हर आदमी के साथ भी आप कैसे क्या लिख रहे हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो और उसको आगे कैसे बढ़ाना है। नहीं तो क्या होता है कि अपन बड़े बैच में स्किप हो जाता है कि भाई ठीक है लिख दिया तो लिख दिया, नहीं चेक करने वाला ना कोई पूछने वाला, फिर आप में इंप्रूवमेंट क्या हुआ। फिर मेरे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, वही ऐसे अगली बार 130 मार्क्स, उसके बाद नेक्स्ट टाइम 140 मार्क्स, वो ऐसे मेरा अब इतना फेवरेट हो गया, अब मेरे को आंख बंद करके भी अभी उठा दो कोई भी टॉपिक दे दो मैं ऐसे लिख दूंगा। क्यों, आता तो मेरे को नॉलेज तो है ही है ना, नॉलेज तो मेरे नॉलेज में इशू नहीं था, लेकिन जो लिखने का तरीका था उसमें मैं कुछ फैक्चुअल ज्यादा करता था, कंसेप्ट को ज्यादा नहीं समझाता था, तो उन्होंने बताया कि भी देखो इस तरह से चेंज करो। अब ऐसे मतलब मेरे को कभी भी उठा लो ऐसे का डर ही नहीं है, और उसके कारण मेरा हर इंटरव्यू मतलब मेंस क्लियर होता, इंटरव्यू कॉल होता। क्यों, कि वो आपने जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट था उसमें मेरा डर भी था कि कमजोर भी है, और मैंने उस डर को, बेसिक बात है, और डर को कब जीतोगे, तो एक बार तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी कि भाई हाँ गंदा लिखा है, भाई आपने 2 दिनों को बताया ठीक है गंदा लिखा है, उसने कुछ इंप्रूवमेंट का सजेशन दिया अपने को और अपन ने अपना लिया, तो अपना ही फायदा हुआ ना। अभी शर्म या तो छोड़ दो या फिर बाद में शर्म करोगे जब रिजल्ट पूछेंगे लोग क्या हुआ, सब यहाँ तो जाना ही नहीं है, कोई फंक्शन हुआ शादी का फंक्शन क्या नहीं जाना है, लोग पूछेंगे रिजल्ट क्या रहा, तो इससे अच्छा आप पहले ही कर लो ना। है गड़बड़ आप में कमी होगी, सब में कुछ न कुछ कमियां है, देखो कोई परफेक्ट नहीं है। आप एक तो क्या करते हो अपन उसकी कॉपी भी नहीं देखते, देखते हैं तो क्या कोई नहीं यार इसने तो क्या यही तो बातें लिखी है मैंने भी लिखी है और इसको तो नंबर मिल गए मेरे को नहीं मिले। तो वो जो माइन्यूट सी कमियां होती है ना अपन ने, उसने भी वही बातें लिखी होगी जी, बट उसने एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट किया होगा, कुछ सपोर्ट में डाला होगा, तो फर्क उतना ही होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। देखो 5 लाख 6 लाख जने देते हैं, 10% तो सीरियस होता ही होता है, 50,000 जने तो ढंग से दे ही रहे हैं ना, 50,000 में बन कितने रहे, 1,000 जने ही तो बन रहे हैं ना। तो बाकी क्या गलतियां कर रहे हैं उससे अपन सीखेंगे। तो अपन अपना बेसिक जो आई सिविल में ऑब्जेक्टिव है ना यही है कि अब अपन मेंस के अकॉर्डिंग पहले जैसे हेमेंद्र सर ने आपको सारा बता दिया कि अपन कैसे करेंगे, पहले मेंस का चलेंगे साथ में, तो उससे क्या होगा, और पहले चलने का लॉजिक क्या, पहले चलने का लॉजिक, जब आप कुछ लिखना सीख जाओगे ना फिर आप हर खबर को उस नजर से देखोगे, आपकी नजर बदल जाएगी। अब आपकी नजर हर जो कोई भी जैसे जीएसटी वाला है तो आपकी नजर अलग गई, यार इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं ये सोचूं, ये नहीं सोचूं कि भाई रेट है ठीक है कर ली, तो आपका सोच चेंज हो गई। सोच चेंज हुई तो अब ऑटोमेटिक अब डिस्कस भी कर रहे हैं ना तो उस वे में डिस्कस करेंगे। और मेंस एक दिन का गेम नहीं है ना, आप सोचते हो मैं आंसर राइटिंग लास्ट के एग्जाम के टाइम में आऊंगा टेस्ट सीरीज दूंगा और हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने 3 महीने जो मेंस वालों के साथ काम किया ना काफी इंप्रूवमेंट आया, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। वो क्यों हो सकता था, क्योंकि देखो लास्ट में जब मेंस के एग्जाम होते हैं तो पढ़ना भी रहता है, 3 महीने ही आपके पास लास्ट में प्री के बाद आ रहे हो, तो वो पढ़ भी रहा है, उस पर भी फोकस कर रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा फिर अपन टाइम भी नहीं दे पाते, अपने को लगता है यार सिलेबस भी तो कंप्लीट हो साथ में, अभी क्या अपने पास टाइम है, अपन साथ में यदि डेली का कुछ न कुछ करते रहेंगे ना तो उस टाइम के साथ अपन डल जाएंगे। तो काफी इंप्रूवमेंट भी देखा है, लेकिन कभी कभी वो भी लगता है कि यार थोड़ा सा और टाइम होता ना तो बहुत शानदार और हो जाता। क्यों, क्योंकि वो एक दिन का गेम नहीं है, इसीलिए अपन ये बैच एडवांस अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो फोकस है आप एग्जाम तक आओगे ना तब तक आपको लगेगा, और कुछ टाइम बाद आपको वैसे भी लगेगा कि यार आंसर दे दो, क्वेश्चन कोई भी दे दो मैं अभी कर लूंगा, कोई नहीं। और जैसे अपन हमने वैसे तो 3 महीने में जो कमिट किया था ना, हमारा तो कमिटमेंट बेसिकली छोटे वाले सब्जेक्ट पे ही था। हमने जो मेंस का बैच लगाया था ना उसमें छोटे वाले सब्जेक्ट पे ही हमारा कमिटमेंट था, कि बाकी हम करवाए नहीं करवाए वैसा भी था कि हम छोटे वाले सब्जेक्ट करवाएंगे। फिर भी हमने सारा कुछ करवाया, ओवरव्यू इकोनॉमी भी हमने 7 दिन में इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हुए, हिस्ट्री, एथिक्स, एथिक्स में हमने देखो सबसे बेस्ट हमारा मेरे को जो आउटपुट लगा ना एथिक्स में, बहुत मजा आया। क्यों आया, क्योंकि हमने एथिक्स को कन्वेंशनल वे से किया ही नहीं, एथिक्स को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही किया, और क्वेश्चन आंसर वैसे कि आप करके लेके आओ, दे दिया क्वेश्चन और हाथों हाथ आप लिखो बैठ के, यहाँ से क्या होता है घर पे दे देते हैं ना तो फिर वो कुछ वैसे कर लेता है, यहाँ आप बैठ के लिखना है क्योंकि एग्जाम में भी तो क्वेश्चन सीधा ही आएगा ना, अब आपको यही तो दिमाग चलाना है ना, चलाओ आप आराम से लिखो 10-15 मिनट लो। उसमें फिर हमने क्या किया था कि कुछ वर्ड्स जैसे सर ने बताया था कि आपको की जो भी टर्म्स है, तो हमने 100 अराउंड टर्म्स डाल दी कि भाई ये पीडीएफ है इसको आप 100 अराउंड टर्म्स पढ़ो, अब आपको अप्लाई कैसे करना है याद आप करके आओ, ये टर्म्स है, अपन अप्लाई करना सीखेंगे। हर क्वेश्चन में अपन ने 5-6 टर्म्स अप्लाई कर ली, तो अपना तो आंसर बन गया।
और क्वेश्चन तो सीधे ही आए थे। इस बार क्या क्वेश्चन आए थे अब आप देख लो, एथिक्स के क्वेश्चन देखेंगे ना अपन। देखो क्या आया, फॉर्मल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, कौन सी इंपॉर्टेंट है गुड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए? सभी लिख सकता है। आप में से कोई भी बोलेगा तो कि नहीं नहीं सोशल एजुकेशन ज्यादा जरूरी है ना, यही बात करेगा कि सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए, केवल औपचारिक शिक्षा से काम नहीं होता। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यदि आपके पास किसी का कोट पड़ा है ना, यदि आपके पास खूब सारी टर्म्स पड़ी है, तो अब आप बातें वही लिख रहे हो, वो भी वही लिख रहा है, सब वही लिख रहा है। एक को कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स, और एक को मिलेगा 1.5 मार्क्स, और एक को मिलेगा 3 साढ़े 3 मार्क्स। फर्क क्यों है? क्योंकि आपने वो वर्ड्स यूज किया, और एथिक्स में चाहता है कि वो वर्ड्स यूज करो, है ना। पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, सोशल वर्ड्स, अपने खूब सारे अलग अलग कैटेगराइज में बांटा कि भाई इन टाइप से आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। फिर अब जैसे हाउ कैन हेडन, अब इनमें भी एथिक्स में भी ये थोड़ा क्या दे रहे हैं, क्वेश्चंस घुमा के दे रहे हैं, सीधा नहीं आता है कि कांड सीधा नहीं पूछ लिया, कांड ने क्या किया बताओ। तो हेडोनिज्म आपने पढ़ा होगा, हेडोनिज्म कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। पैराडॉक्सल क्या है, विरोधाभासी कैसे है। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ो। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में देखो जरूर। काफी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, जो अपन यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में भले आप 10 सेकंड आराम से दो, क्वेश्चन फटाफट पढ़ लिया और वो क्या पूछ रहा है और अपन ने क्या लिख दिया, फिर आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने स्टार्ट कर दिया, लिख दिया, आधे क्वेश्चन बाद पता चला कि तो कुछ और ही पूछ रहा था, अब आप आउट हो चुके हो उससे। तो इसलिए क्वेश्चन को आप 10 सेकंड दो। तो कैसे पैराडॉक्सल है, तो इसको बेसिक बात क्या है कि केवल उसी से रिलेटेड नहीं है, आपके सारे जो जो आपने पढ़े हैं एथिक्स में, टर्म्स पढ़ी है, जो कंसेप्ट पढ़े हैं, हेडोनिज्म होता क्या है, खुद से भी पैराडॉक्सल कैसे हो सकता है। जैसे सुखवाद क्या है, अब आपको सुख किस में मिलता है? यूं देखो तो मस्ती से बैठे हो, फोन चला रहे हो, एसी में बैठे हो, वो सुख है आपका। और एक सुख क्या है, दूसरा सुख आपके पास क्या है कि अब आप आरएस बन गए, फिर आपको लोग पूछ रहे हैं, है ना, उस टाइम अब आराम से मतलब अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी इज्जत मिल रही है, तो वो भी एक सुख है। तो पैराडॉक्सल कैसे है, अब एक सुख को प्राप्त करने को दूसरा सुख छोड़ना पड़ा ना। अभी जो मोबाइल चला रहे हो ये भी तो आपका सुख है, आपको छोड़ना पड़ा ना ये सुख। यदि ये सुख नहीं छोड़ते तो क्या वो सुख मिल जाता? और काफी बार क्या होता है ना, किसी एक का सुख किसी दूसरे के लिए भी तो बन जाता है। तो ऐसे खूब सारी चीजें हैं जो मतलब अपन पढ़ते हैं ना, जब उस टाइम अपन डिस्कस करते हैं। ये अब क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिक बात क्वेश्चन समझाने का यही है। क्वेश्चंस जो है ना वो अब सीधे नहीं आ रहा है। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था, अपन ने इस बार खूब कहा था कि भाई आएगा, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पिछली बार एंट्री का आया, इस बार रेशियो एनालिसिस, क्योंकि आरपीएससी अब इन डेप्थ पूछ रही है। आरपीएससी ने हर सब्जेक्ट को पकड़ा ना, आप अब उठा लो, थ्योरीज का रिलेशन पूछा है, अकाउंट्स में सीधा क्वेश्चन पूछा है, अपन ने कराया भी था, है ना। टेस्ट में भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन दिया था और आया भी है। तो बेसिक क्या है, अपनी थॉट्स उसके अकॉर्डिंग अपने को आरपीएससी समझ आ रही है कि आरपीएससी क्या चाह रही है। आरपीएससी चाह रही है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ना पड़ेगा। और आरपीएससी अब थोड़ा सा हर सब्जेक्ट में ये नहीं चाह रही है कि ऊपर ऊपर से बढ़ जाओ, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का कोर थीम क्या है। जैसे साइंस है तो साइंस में कोर थीम क्या है, कुछ साइंटिफिक जो भी अब थ्योरीज है उनको पूछ रहा है सीधा कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बाहर क्या है, जो भी क्या है। तो थीम पे आ रहे हैं तो अपने को भी क्या है उस तरह से थीम पे आना पड़ेगा। और अपन इस बैच में यही कि भाई आरपीएससी जो चाह रही है, और जिसने है ना, जैसे हम जब मेंस कर रहे थे ना, कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने आंख बंद करके बात मानी कि भाई जो आप कह रहे हो ठीक है, और उनका पेपर हुआ शानदार। क्यों शानदार हुआ? यही लॉजिक। अपना फिर क्या एक ज्यादा दिमाग मत लगाओगे, सर ने ये करवाया ये थोड़ी आएगा क्या ऐसा थोड़ी आता है क्वेश्चन। फिर जब आप अपना दिमाग लगा लो तो फिर क्या है, ऊपर नीचे हो जाता है। एक आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हम पे। ट्रस्ट करोगे, देखो ट्रस्ट की है, यदि आप ट्रस्ट करोगे तो फिर क्या आगे बात बनेगी। ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको लगता है कि ये पढ़ा रही है, ऐसी चीजें थोड़ी आती है, थोड़ी आती है। फिर क्या करोगे, हमने पढ़ा भी दिया, आपने कर भी लिया और आपने ट्रस्ट भी नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। फिर भले वो क्वेश्चन आया था, फिर कहोगे क्या सर कह तो रहे थे, अब पछताने से क्या होगा। आपका तो अटेम्प्ट चला गया ना, आपका तो क्वेश्चन चला गया ना। अब भले आपको रियलाइज हो गया बाद में, बट उससे पहले रियलाइज कर लो। तो इसीलिए जो हम सारे लोग हैं वो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड का लॉजिक क्या है कि भाई हमने वो चीजें देख रखी है, हमने फेल्योर्स भी देखे हैं, सक्सेस भी देखी है, कैसे फेल्योर्स आते हैं, कैसे सक्सेस आती है, तो पता है। और आपको ये रियलाइज होगा, आपको भी होगा, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद होगा। तो वो टाइम क्यों खराब करना, जब हमने देख लिया तो हमारा टाइम आप यूज कर लो, है ना। तो वो टाइम के बाद क्यों करना। तो ये एक लॉजिक है। बाकी देखो अपन जैसे जैसे करते रहेंगे, हर सब्जेक्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है कैसे होता है, वो तो टाइम के साथ चलता रहेगा। वो एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना।
आप में भी जो डेवलपमेंट आएगा वो एक दिन में नहीं आएगा। पहले दिन आप लिखोगे ना क्वेश्चन, 2-4 दिन में आप यूं हो जाओगे कि यार ये तो क्या ही लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मेरे तो कभी इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा। वो मेरे पास वाला कितना अच्छा लिख रहा है, मैं इतना खराब लिख रहा हूँ, उसमें तो इंप्रूवमेंट आ गया। तो आप कंटिन्यूअस देखो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है। यदि आप कंसिस्टेंस हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है।